स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लीगल एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे आपको डेली क्विजेस कराए जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और अपना क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में सभी के जो भी सही जवाब हैं उनको कमेंट में पिन अप कर दे रही हूँ। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब है और आपने उस क्वेश्चन का क्या आंसर किया है, ठीक है। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ में जीएस के क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, तो ये आपके 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इनको भी साथ में कवर करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर आपका रेडी हो जा रहा है और 3 सब्जेक्ट आपके छूट रहे हैं, तो इन 3 सब्जेक्ट के डेली आपको क्विजेज मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे, दोनों पे ही मिलेंगे। लेकिन ये पोल क्विज के थ्रू मिलेंगे, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सुबह मॉर्निंग में आपको 11 बजे सारे क्विजेस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और अगर उन सारे क्वेश्चंस को आप शाम में सॉल्व करते हैं तो रात के 10 बजे आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ही आपको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 339 में दी गई है, ठीक है। कौन से अपराध की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 339 में दी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सदोष अवरोध, ऑप्शन बी है सदोष परिरोध, ऑप्शन सी है हत्या का प्रयास और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिच। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा क्योंकि ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है और आप कभी ना कभी इसे जरूर पढ़े होंगे। तो अपनी तैयारी चेक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप सभी लोग, सभी के कमेंट्स मैं देख रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि कमेंट आपके देखे नहीं जा रहा है। सभी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ आपके, और कोशिश मेरी रहती है कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए। चलिए, इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन ए चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 170 में किस अपराध के संबंध में, ठीक है। सेक्शन 170 कौन से अपराध को डिफाइन करता है, यह आपसे प्रश्न किया जा रहा है। ऑप्शन ए है दुष्प्रेरण, ऑप्शन बी है आत्महत्या का प्रयास और ऑप्शन सी है हत्या और ऑप्शन डी है लोक सेवक प्रतिरूपण। तो आप लोग जल्दी से अपना कमेंट करिए आंसर। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है और जो कि बहुत ही रोचक भी है और बहुत अच्छा भी है, आप सभी पे निर्भर भी करता है। 2 प्रेमियों को उनके माता पिता विवाह कार्य की आज्ञा नहीं देते हैं, अंत में दोनों ने साथ आत्महत्या करने का निर्णय लिया, परंतु बाद में उन लोगों ने क्या किया, अपना निर्णय बदल दिया, ठीक है। दोनों कौन से अपराध के दोषी हैं, ये नहीं है कि एक दूसरे की बात नहीं, दोनों कौन से अपराध के दोषी हैं क्योंकि उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया है, ठीक है। ऑप्शन ए है दुष्प्रेरण का, ऑप्शन बी आत्महत्या के प्रयास का, ऑप्शन सी है हत्या का और ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप कमेंट करिए जल्दी से इस प्रश्न को कहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन बहुत ही रोचक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आज के समाज में और आज के समय में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग एडल्ट भी नहीं हो रहे हो, पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं हो रहे हो, 18+ भी नहीं हो रहे हो, उससे पहले आपके अफेयर्स स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से मेंटल लेवल पे परिपक्व होते नहीं हो और आप अपना डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो। भाई माँ बाप तो कुछ नहीं है, सारी जितनी भी है आप एक दूसरे के ही हो। फिलहाल ऐसा जो भी निर्णय है, पहले आप अपनी पढ़ाई को अच्छा करिए, अच्छा मुकाम हासिल करिए, उसके बाद प्यार मोहब्बत करते रहिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है दुष्प्रेरण, ठीक है ना। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को प्रेषित किया। क्या किया, प्रेषित किया कि हम अगर एक साथ नहीं रह सकते तो हम क्या करेंगे,
एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, ठीक है, यानी कि हम अपनी जान की बाजी देंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? दुष्प्रेरण, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ाइए, तो देखिए आप सभी की सुविधा के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस को टाइप किया है। रीजन ये है, एक ही क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ो इंग्लिश में भी पढ़ो, टाइम जायज़ होगा फालतू का, तो इसको हमें नहीं करना है। आपको जिसमें कंफर्ट हो आप उस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। काफ़ी समय मैं देती हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ने का, आराम से क्वेश्चन पढ़ा करिए और उसका आंसर दिया करिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिश्वत से संबंधित है? ठीक है, रिश्वत से कौन सी धारा संबंधित है? ऑप्शन ए है धारा 171A, धारा 171B, सेक्शन 171C या फिर सेक्शन 177D। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 171B। ठीक है ना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी सेक्शन 171B रिश्वत की परिभाषा देती है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 28 किससे संबंधित है, यानी सेक्शन 28 किसे डिफाइन करता है? काफ़ी पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था और मैंने बहुत आपको अच्छे से समझाया भी था कि ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण भी है और ये सेशन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन एक है कूटकरण, ऑप्शन बी मूल्यवान प्रतिभूति, ऑप्शन सी है चोरी और ऑप्शन डी है लूट। ठीक है, यहाँ पे कूटकरण शब्द जो दिया है शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैंने पढ़ाया था तभी बताया था। कूटकरण का मतलब होता है कि से कोई वस्तु है उसके जैसा दूसरा वस्तु बनाना, यानी कि डुप्लीकेट बनाना या फिर कॉपी करना किसी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 28 कूटकरण को यानी कि काउंटरफिटिंग को डिफाइन करता है कि एक वस्तु जैसे दूसरे वस्तु को क्या करना, कॉपी करके बनाना, नकल करना या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना सेम हूबहू उसी के जैसे, क्या कहलाता है? कूटकरण कहलाता है, काउंटरफिटिंग कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज सेशन में थोड़ा सा लेट हो रहा है आप लोगों के, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप लोग समय से अपना मतलब रेडी रहा करिए। रेगुलर आपको 9 बजे ही वीडियो मिलेगी, फिलहाल आज थोड़ा सा लेट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सही उत्तर बताइए, नगर पालिका आयुक्त कौन है? निम्न में से नगर पालिका आयुक्त किसे आप बोलेंगे? ठीक है, प्राइवेट सेवक होता है नगर पालिका आयुक्त, या फिर लोक सेवक होता है नगर पालिका आयुक्त, या फिर प्राइवेट और लोक सेवक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो आपका नगर पालिका आयुक्त होता है, ये क्या होता है? ये आपका क्या होता है? ये आपका लोक सेवक होता है, लोक सेवक होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन 150 आईपीसी की धारा 159 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीसी की धारा 159 में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है रिश्वत, ऑप्शन बी दंगा, ऑप्शन सी लूट, ऑप्शन डी चोरी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 159 में अफरे यानी दंगा को परिभाषित किया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट करते रहिए, इतने सारे लोग ऑनलाइन हैं पर कमेंट बहुत कम ही स्टूडेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। हाँ, क्या कमी रहती है भाई? लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक किया करो। और कल की वीडियो में कमेंट बहुत कम आ रहे हैं भाई। सारी चीज़ें या तो आपको आ नहीं रही हैं, या आप कमेंट करना नहीं चाहते हो, या फिर आपको सब कुछ पढ़ लिया है। तो देखो, अगर कुछ पूछना रहे तो पूछ लिया करो। और वाहियात क्वेश्चंस क्या पूछते हो? ऐसे पूछते हो इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी पूछते हो इंग्लिश में बताइए। क्या इंग्लिश में बताइए? क्या तुम लोग को नहीं आते? हाँ, वीडियो की स्पीड धीमी कर लिया करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ, फिर भी अगर थोड़ा सा वीडियो अगर स्लो कर लोगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी ना। क्या परेशानी है? या तो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो या फिर कमी निकालना तुम लोगों की खूबी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दहेज मृत्यु का वर्णन है? ऑप्शन ए है सेक्शन 304A, ऑप्शन बी सेक्शन 304B,
और ऑप्शन सी है सेक्शन 304 सी और ऑप्शन डी है सेक्शन 304 डी। इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन बी चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड से दंडनीय कौन लोग नहीं होते हैं, यानी कि आईपीसी के अकॉर्डिंग कौन लोग अपराधी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राजदूत, ऑप्शन बी चोर, ऑप्शन सी एम्बेसडर और चोर दोनों ही, और ऑप्शन सी डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। राजदूत यानी कि पैगंबर जो होता है, मैसेंजर जो होता है, मैसेज पहुंचाने वाला जो होता है, ये क्या होता है, ये किसी भी प्रकार का दंड का अपराधी नहीं होता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। राम को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए श्याम उकसाता है। राम को क्या कर रहा है, श्याम गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट के सामने बोल रहा है। राम उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप मिथ्या साक्ष्य दे देता है, वह अपराध है। अब देखिए राम ने क्या किया कि श्याम के उकसाने पे आकर के मिथ्या साक्ष्य जो है प्रस्तुत कर भी दिए कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे किस प्रकार का अपराध हुआ है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्याम दुष्प्रेरण का दोषी है, राम ने कोई अपराध नहीं किया। बोथ ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस, जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। श्याम दुष्प्रेरण का दोषी है क्योंकि उसने क्या किया है, उसे उकसाया है। राम को किस चीज के लिए, राम को उकसाया है कि वो मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करे कोर्ट के सामने, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध यानी कि हमला की परिभाषा दी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए है सेक्शन 351 के तहत, सेक्शन बी है ऑप्शन बी है सेक्शन 355 के तहत, और सी ऑप्शन है सेक्शन 354 के तहत, और ऑप्शन डी है सेक्शन 353 के तहत, ठीक है। तो हमला का जो परिभाषा दिया गया है आईपीसी में, ये दिया गया है धारा 351 के तहत। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड के भागीदार कौन लोग होते हैं, ऐसे कौन से लोग होंगे जो दंड के भागीदार होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हत्यारा, जो जिसने हत्या किसी की है वो दंड का दोषी होगा या फिर उसे मौज करने दिया जाए। ऑप्शन बी है राजदूत, ऑप्शन सी है दोनों ही होंगे दंड के भागी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं होगा। फिलहाल जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया, फिलहाल ये काफ़ी मजे का क्वेश्चन था और आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो जिन्होंने ऑप्शन ए को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न है कौन से सन में भारतीय दंड संहिता प्रभावित हुई, ठीक है। कौन से सन में भारतीय दंड संहिता प्रभावित हुई। ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी है 1834, ठीक है। 1834 में क्या हुआ था, जल्दी से कमेंट करेंगे। 1834 में क्या हुआ था, काफ़ी मेमोरेबल पॉइंट है ये, आपको पता होना चाहिए अगर आप ला स्टूडेंट हैं तो। 1834 में क्या हुआ था मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कमेंट करें। चलिए नहीं बताना मैं बताती हूँ। 1834 में आपका पहला विधि आयोग बना था, ठीक है ना, और ये ब्रिटिश कालीन विधि आयोग था जो कि लॉर्ड मैकाले के टाइम पीरियड में बना था, ठीक है। अब अगर स्वतंत्रता से पहले का पूछेगा तो 1834 में पहला विधि आयोग बना, और अगर स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो क्या होगा, 1955 में पहला विधि आयोग बना था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पे भारतीय दंड संहिता कब प्रभावित हुई थी। तो ये 1860 में प्रभावित हुई थी। 1834 के बाद क्या हुआ, 1860 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या हुआ था, हमारी जो देश की आईपीसी है ये क्या हुई, प्रभावित हुई थी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है दुराशय का अर्थ है, मेंस रिया मीन्स क्या होता है, कमेंट करें। काफ़ी बार मैंने आप सभी को पढ़ाया है। ऑप्शन ए सामान्य उद्देश्य होता है, आविष्कार होता है, प्रयास होता है, दोष मुक्त मस्तिष्क होता है, या क्या होता है। देखो दुराशय का मतलब क्या होता है, दुराशय गलत बुद्धि के साथ में कुछ करने का जो आपने निर्णय ले रखा है, या आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज़ें पक रही हैं जो दूसरे को क्या हानि पहुंचाने वाली हैं, तो वो क्या होगा,
दोष युक्त मस्तिष्क, ठीक है, यानी कि गलत तरीके से किसी को हानि पहुंचाने का अगर आप सोच रहे हैं तो ये क्या है, दुराशय है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लोक न्यूसेंस के अपराध से संबंधित है? लोक न्यूसेंस के अपराध से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 266, सेक्शन 268 और सेक्शन 267, 269, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट करिए आप लोग। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के मुख्य शिल्पकार कौन थे? सलाहकार, शिल्पकार, अध्यक्ष, जो भी कहें, कौन थे? अभी मैंने तुरंत बताया, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड एलिफर्स्ट या फिर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जिन लोगों ने चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। लॉर्ड मैकाले को माना जाता है भारतीय विधि के निर्माता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निर्माता भी कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है, यानी बेईमानी पूर्ण आशय का क्या मतलब है? ठीक है, ऑप्शन ए किसी को सदोष लाभ या हानि का आशय, ऑप्शन बी किसी को धोखा देने का आशय। दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, ए और बी, या फिर दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो यहाँ पे क्या सही है आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी को सदोष लाभ या हानि होना। देखिए, बेईमानी पूर्ण आशय का मतलब है यदि जो बंदा बेईमानी कर रहा है उसे लाभ होगा और दूसरे का क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरे को डैमेज हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, बेईमानी पूर्ण आशय है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर किया करिए। एक स्टूडेंट कम से कम 2 से 3 स्टूडेंट्स को आप लोग शेयर किया करो। दूसरी चीज, वीडियो में कमेंट आप लोग जरूर किया करो। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही है या कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट किया करिए। जिस क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी वो टॉपिक मैं जल्द से जल्द आप लोगों का कवर करने की कोशिश करूंगी। फालतू क्वेश्चन मत किया करो, कि फालतू क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों के आते हैं, तो फालतू क्वेश्चन मत किया करो। जो भी मतलब आपकी पढ़ाई से संबंधित है वो क्वेश्चन किया करो। और बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस के लिए आप अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और मैं आपको क्लियर कट बता दे रही हूँ कि वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स बस पता चलने वाले हैं। कोई भी क्लियर कट आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं मिलने वाली है। तो आप परेशान होकर के इधर से उधर भागने की कोशिश मत करिए, सिर्फ फोकस करिए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीए के, ये सारे तो आएंगे ही आएंगे, करंट के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो या फिर CUET का ही एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्या, तो आपको सभी टॉपिक्स जो बताए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। अब जिस वीडियो में मैंने सारे डिटेल दी हो उस वीडियो में भी यही सारे कमेंट्स करते हो कि सिलेबस बताइए, सिलेबस बताइए। सिलेबस बताने के बाद भी अगर आप सिलेबस पूछोगे तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ गलत सलत बता दूं क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ। मुझे पता है कि आप लोग अभी यार ये 12th वाले अभी ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, BA LLB वाले ये सब क्वेश्चन करें तो समझ में भी आता है। ये LLB वाले ग्रेजुएशन के बाद भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, समझ में नहीं आता है। थोड़ा मैच्योर हो जाओ, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अच्छे क्वेश्चन पूछा करो। आपको क्वेश्चंस को देख करके ये पता चले कि हाँ आप विधि के स्टूडेंट हो, पूरी तरीके से मैच्योर हो, ठीक है। चलिए सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।